मेरी ये वीडियो मसल ग्रोथ को लेकर या इससे रेलिवेंट जो टॉपिक है या जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं किसी के माइंड में हो सकती हैं मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करने के हवाले से, ये उस लिहाज से मेरी सबसे इन्फॉर्मेटिव और सबसे एक्यूरेट और फिल्टर्ड और प्रोसेस्ड मतलब मोस्ट एक्यूरेट वीडियो ये होने वाली है। और ऐसी वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर और कहीं नहीं मिलेगी। तो जो लोग मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए समझने की कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शायद हों, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की। स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डिस्टेंस रनर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट क्यों होते हैं? मतलब उनका मस्कुलर वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। उसी तरफ जो शॉर्ट स्प्रिंटर्स हैं उनमें थोड़ा मसल मैस ज़्यादा होता है। हालांकि वर्क तो जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स या मैराथन रनर्स हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप कंडीशनिंग वाली साइड पे आए, वेट लिफ्टर्स पावर लिफ्टर्स जो है वो मस्कुलर मतलब उनके ऊपर मसल मैस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आप मतलब कि इसमें क्या लॉजिक है या ऐसा ऐसा डिफरेंशिएट जो है हम कैसे कर सकते हैं और मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? तो अगर तो रेप रेंजेस की बात करें, देखिए अभी जो लोग मैराथन रनर्स हैं उनकी टांगें कितनी ज़्यादा चलती हैं, बार बार स्टेप 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 स्टेप। तो इसका मतलब है कि उनके रेप्स बहुत ज़्यादा हैं, उनका मसल वर्किंग में ज़्यादा है, तो उनका मसल इतना ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर जाता? और अगर एक बंदा 50 किलोमीटर भाग सकता है तो वो एक स्प्रिंटर के साथ मिल के 10 सेकंड में या 9 सेकंड में जो है उसको बीट क्यों नहीं कर सकता उसकी 100 मीटर स्प्रिंट में? और जो स्प्रिंट कर सकता है, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर है, वो मैराथन रनर क्यों नहीं भाग सकता या उतना अच्छा क्यों नहीं भाग सकता जितना एक प्रॉपर मैराथन रनर भाग सकता है? और आपने देखा होगा कि पुशअप्स या पुलअप्स वगैरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो जो लोग पुशअप्स के रिकॉर्ड्स करते हैं या जो लोग मसल अप्स के पुलअप्स के रिकॉर्ड्स करते हैं वो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी मसल्स नहीं होते उनके, बस स्मार्ट से होते हैं वो लोग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी, मुझे नहीं पता वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होगा, 500-600 हज़ार भी हो सकता है। तो इन अ रो मैं तो शायद 100 पुशअप्स भी मुझे करने पड़े तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे पुलअप्स 30-50 करने पड़े तो शायद मुझे 6 माह साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे मसल्स उनसे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो लोग 120 केजी का बेंच नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? हालांकि रैप रेंजेस बताई जाती हैं कि आप 8 से 12 रैप करें या समवेयर बिटवीन 8 से 30 रैप आप करते हैं तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा, आपको वैसे ही मसल ग्रोथ मिलेगी जैसा 30, अगर कोई 30 रैप कर रहा है तो भी वैसी मसल ग्रोथ आएगी, अगर कोई 8 रैप कर रहा है तो भी वैसी मसल ग्रोथ आएगी। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको लोड और रैप रेंजेस क्या रखनी चाहिए। पहले मसल्स की थोड़ी जो है वो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मसल्स की टाइप्स होती हैं, जो है स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड जो मसल्स होते हैं। उसके बाद कार्डियक स्ट्राइटेड मसल्स आ जाते हैं, फिर स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल्स आ जाते हैं, जो जो हमारा मेन टॉपिक है। अब उसमें आपने सुना होगा कि मसल्स की टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2। इसी तरह टाइप 1 है स्लो ट्विच फाइबर, आपके मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं। उसके बाद टाइप 2 है, टू टू ए भी है, 2 बी भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 बी की बात करेंगे। उसमें स्लो ट्विच टाइप 1 और फास्ट ट्विच टाइप 2 बी की बात करेंगे, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक। तो अब स्लो ट्विच फाइबर जिन लोगों की, इसमें क्या होता है कि स्लो ट्विच फाइबर की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो फास्ट ट्विच फाइबर होता है उसकी ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी और डेफिनेटली उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है स्लो ट्विच फाइबर में वो भी ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो उसकी तादाद ज़्यादा होती है और उसमें जो है वो एक किस्म का आप कह लेंगे, जब आप एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़ करते हैं या रैप बहुत ज़्यादा करते हैं किसी पर, जो मूवमेंट को आप कार्डियो में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पुशअप्स करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है या पुलअप्स करे जा रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ कि उसने उस चीज़ को कंडीशनिंग या कार्डियो में कन्वर्ट कर दिया। जैसे डिस्टेंस रनर्स जो होते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्लो ट्विच फाइबर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो
कम फटीग होता है, जल्दी फटीग नहीं होता। लेकिन उसमें इशू ये होता है कि उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। उसने अपने ऊपर मैस कम रखना है ताकि जो मूवमेंट कंटिन्यूसली किसी ने, अगर किसी एथलीट ने आधा घंटा एक मूवमेंट करनी है तो उसको इतना ज़्यादा लोड बेयर ना करना पड़े। उसका डायमीटर यानी कि उसका साइज़ कम होता है, उसकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो ऑक्सीजन को स्लोली यूज़ कर सकता है अच्छे तरीके से और फटीग जल्दी नहीं होता। तो जब एक जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर सारी ज़िंदगी रनिंग की प्रैक्टिस करता है तो वो अपनी जो फास्ट स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जो टाइप 1 मसल फाइबर्स हैं, उनको इम्प्रूव कर रहा होता है, उनको इंक्रीज़ कर रहा था। दूसरी तरफ जो ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी जो होती है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में, जब कोई लोड बेयरिंग एक्टिविटी करता है, जैसे जैसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बॉडी को मैकेनिकल टेंशन मिलेगी, जितना ज़्यादा मसल के ऊपर लोड आएगा, वो उसकी रिस्पॉन्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। अब फास्ट ट्विच फाइबर में ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जल्दी फटीग होता है। आप किसी भी ह्यूज बॉडी बिल्डर को किसी लॉन्ग डिस्टेंस रनर या किसी के साथ नहीं मतलब भगा सकते, उसका वो उसके लिए कंडीशन नहीं, वो जल्दी फटीग हो जाएगा। हाँ, इतने मतलब ये मसल्स का काम है ना सारा, तो इतने बड़े मसल्स होने के बावजूद या इतने हेल्दी मसल होने के बावजूद एक बॉडी बिल्डर, फुली डेवलप बॉडी बिल्डर किसी मैराथन रनर या किसी स्प्रिंटर के साथ क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि वो जल्दी फटीग हो जाएगा। उसकी बॉडी में जो कंडीशनिंग है उसके मसल की, वो फास्ट ट्विच फाइबर बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उसका डायामीटर, जो मसल का जो डायामीटर है या जो मैस है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने लोड को बेयर करना है। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स पे फास्ट ट्विच फाइबर्स को बढ़ाती जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी अच्छे हैं, मतलब आपका मसल मैस अच्छा खासा डेवलप है, आप किसी एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट पुशअप्स के लिए कंडीशनिंग करनी शुरू कर देंगे, या आप पुलअप्स के लिए कंडीशनिंग शुरू कर देंगे, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि आपका मसल जो है वो शेड होना शुरू हो जाएगा। बॉडी अपने ऊपर से जो फास्ट ट्विच फाइबर है या जो बड़े डायमीटर वाला मसल है उसको शेड करना शुरू कर देगी और स्लो ट्विच फाइबर को पैक ऑन करना शुरू कर देगी, ताकि उस रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। अब आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है? जो लोग, क्या होता है कि एक ही रैप रेंज पे फंसे रहते हैं, 12 रैप्स करने हैं, एक मतलब यूनिवर्सली एक चीज़ वो चलती आ रही है, 8 से 12 रैप करने हैं या 30 रैप करने हैं, या वटेवर जो भी आपने ट्रेनिंग टेक्निक सीखी है। तो जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आप लोड बढ़ाते हैं तो आपकी बॉडी उस रिस्पॉन्स में जो है, आपका जो मसल फाइबर जिसका डायमीटर ज़्यादा है, फास्ट ट्विच फाइबर, उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है और वो लोड बीयरिंग में अच्छा होता है। तो आपने अगर तो आप बिगिनर हैं, आप अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो आप 8 से 12 की रेप रेंज को पकड़े रहें, और जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आती, आपको सारी एक्सरसाइजेज आ नहीं जाती, आपका बैलेंस, आपका सब कुछ जो है वो ठीक से नहीं, मतलब आपका एक माइंड मसल कनेक्शन या एक वो चीज़ डेवलपमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग जिम के साथ नहीं आ जाती, उस वक्त तक आप 8 से 12 रैप करें। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग को सीख जाते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद आपको चाहिए कि आप लोड, हाँ, लो जो वेट है उस पर ट्रेनिंग करने का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अभी वार्म अप कर रहे हैं। जब आप वार्म अप करें तो आप 12 से 15 रैप्स करते रहें, लेकिन वार्म अप वेट भी आपका इतना कम ना हो कि फॉर एग्जांपल आपके ये मैक्स पे डिपेंड करता है कि आप 120 किलो का बेंच मैक्सिमम करते हैं, तो आप 10 किलो के साथ वार्म अप ना करें, आप 50 किलो के साथ वार्म अप करें, 40 किलो के साथ करें। अपने बेस वेट, वार्म अप वेट को भी ऊपर लेके जाएं। और 40 केजी के डंबल के साथ डेफिनेटली आप कभी भी 12 रैप्स तो नहीं कर सकते या 15 नहीं कर सकते, या अगर आप 40 केजी के साथ 12 रैप्स कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके 12 रैप्स करने के बजाय आप 50 केजी के 8 रैप कर लें या 6 कर लें। उस सेट लगाने के बाद आप 60 केजी के 2-3 रैप कर लें, क्लोज टू फेलियर ट्रेन करें। अगर आप 2-3 रैप्स तक करते हैं क्लोज टू फेलियर, डेट्स एनफ। हाँ, एक रैप अगर आप ट्रेन करते हैं, ऐसा वेट लेते हैं जिसका एक ही रैप आप कर सकते हैं, तो उसमें इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है वो एक रैप आपसे हो या ना हो। अगर आप किसी एक्सरसाइज के लिए 3 रैप्स का या 2 रैप्स का माइंड बनाते हैं तो मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि आप उसका 1-2 रैप्स कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा। और बियॉन्ड फेलियर या असिस्टेड रैप्स,
का कोई फ़ायदा नहीं होता कि या सुपर सेट ड्रॉप सेट, ये एक किस्म का इट्स लाइक ओवर किलिंग योर मसल्स। अगर आपने एक रैप कर लिया है, दूसरा रैप आपसे आपको पता है कि ये नहीं होना, तो आपको असिस्टेंट के ज़रिए उस रैप को करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक ओवर किलिंग योर मसल। आपने एक वेट लिया, आपने एक रैप लगाया या दो लगाए, आपको लगता है कि नेक्स्ट रैप नहीं होगा, आप उसे वापस रख दें। आपको हेल्पर की मदद से वो जो उसने लोड उठाना है उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आपको सुपर सेट या ड्रॉप सेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बियॉन्ड फेलियर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इट्स जस्ट लाइक ओवर किलिंग योर मसल्स। तो आपको ना ही कोई बर्न महसूस करने की ज़रूरत है, ना जस्ट आपने रिलैक्स क्लोज टू फेलियर ट्रेन करना है। और ये 1 रैप मैक्सिमम तक, या जो क्लोज टू फेलियर है वो फेलियर के बराबर ही तकरीबन, जैसे अगर आप एक रैप कर रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल के आप 2 या 3 पे भी ट्रेन करते हैं तो डेट्स टोटली फाइन। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप वो वेट भी ले सकते हैं जिस पे आप 1 रैप मैक्सिमम करें। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेन करते हैं, मसल फाइबर्स का मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से ये बॉडी में होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई कैन टीयर डाउन थिंग्स टू मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी मैं चीज़ों को मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेन करते हैं तो आप अपनी बॉडी का जो फुल रिस्पॉन्स है या फुल रिएक्शन है या जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मसल ग्रोथ के हवाले से, वो आप मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। और आपको दिनों में जो आपकी बॉडी कंपोजिशन है वो चेंज होती हुई नज़र आएगी अगर आप इस तरीके से ट्रेन करते हैं। हाँ, आप आएँ, आप अच्छी तरह वार्म अप करें। उसमें आप चाहे 10-12 रेप्स कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज आपने ली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बेंच प्रेस लगाना है, तो इट्स बेटर कि आप बेंच प्रेस पे ही वार्म अप करें। 10-12 रेप्स लगाएं पहले जो आपका पहला सेट है, फिर वेट बढ़ाएं, फिर कोई 8-10 रेप लगाएं, फिर वेट बढ़ाएं, कुछ 6-7 पे आ जाएं, फिर वेट बढ़ाएं, जब तक आप 2-3 रेप्स तक ना आ जाएं उसको ट्रेन करें। उसके बाद आप जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसके 2 सेट भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप प्रॉपरली वार्म अप हो चुके हैं। इंक्लाइन पे जाएं, 2-3 सेट लगाएं सिर्फ उस वेट पे जिस पे आप 3-4 2-3 रेप्स कर सकें। नेक्स्ट मूवमेंट पे जाएं, उसमें भी 2-3 रेप्स का हिसाब से वेट लें। और अपना डेफिनेटली आपका जो दूसरे फैक्टर्स हैं, आपकी स्लीप रिकवरी जो है, आपकी जो डाइट है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तो आई एम प्रीटी श्योर डेफिनेटली आपकी जो बॉडी कंपोजिशन है वो आपको दिनों में चेंज होती नज़र आएगी, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग स्ट्रेटजी किसी को एक्सप्लेन करते हुए या किसी को इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने कम ही देखा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मस्ट ट्राई दिस।